हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखते हैं जैक बोर्ड का क्लास 12 मॉडल सेट का ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को हमने पिछले लेक्चर में किया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव से पहले इसमें दिया गया है 1 से 7 नंबर क्वेश्चन तक एक वाक्य में आंसर लिखना है। ठीक है, और 8 से 14 तक मैक्सिमम 50 वर्ड्स में। ठीक है, और 15 से 19 तक 100 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मतलब किसी क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रोपण कृषि किसे कहते हैं। तो रोपण कृषि, इसका आंसर लिखेंगे, बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि जिसमें एक बार वृक्षों के बागान लगा दिए जाते हैं और कुछ समय पश्चात से कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता रहता है, तो उसको हम रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है, मतलब बड़े बड़े बागानों के रूप में लगाया जाता है। मतलब एक बार उसका पौधा लगा दिया गया तो वो कई सालों तक उससे उत्पादन होते रहता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है चाय की खेती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर लिखेंगे, किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर लिखेंगे, भूगर्भिक जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच के अंतरकाश या रंध्रकाश में मौजूद जल को कहते हैं। मतलब इसका सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि धरती के नीचे जो जल रहता है उसको भूगर्भिक जल संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर मानव वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये मानव भूगोल का डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आवास। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा 1 लाइनर क्वेश्चन खत्म हो गया, तो अब शॉर्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, मानव विकास के 3 सूचांकों का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, मानव विकास सूचांक के 3 मानक है, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आय। ठीक है, सूचांकों की गणना 4 संकेतों से किया जाता है। पहला, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के सापेक्षिक वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा किया जाता है मानव सूचांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के घटक का 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। ठीक है, तो जन्म दर प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना निम्नानुसार करते हैं। तो जन्म दर कैसे निकालते हैं, वो इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो जन्म दर कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृत्यु दर, तो ये से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत लोग प्रतिकर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ देते हैं और अपकर्ष के कारण दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, आप इसका आंसर कुछ इतना बड़ा लिख सकते हैं। आप ये फॉर्मूला को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है। मतलब सड़क परिवहन रेल परिवहन से किस तरह आसान है। ठीक है, तो इसका देखेंगे, ऑप्शन पॉइंट में आंसर दीजिएगा। रेल की तुलना में सड़कें बनाने की कीमत कम पड़ती है। सड़कें उबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर बनाई जा सकती है। ठीक है, सड़कें एक तो लागत कम लगता है, ऊपर से आप कहीं भी सड़क बना सकते हैं, उबड़ खाबड़ वाली जगह भी बना सकते हैं, लेकिन रेल लाइन के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों पर भी आसानी से सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। पहाड़ी वाले क्षेत्रों पर भी सड़क आसानी से निर्माण किया जा सकता है, लेकिन रेल परिवहन का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है,
कम लोगों तथा कम का सामान को छोटी दूरी तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग से जाने में कम खर्चा पड़ता है। ठीक है, कहीं यहाँ पे और यहाँ पे छोटा हल्का सा दूरी तय करने के लिए आप सड़क परिवहन से कम खर्च लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है घर घर तक सामान सेवाएं पहुँच। आप रेल परिवहन को आप हर घर से नहीं जोड़ सकते लेकिन सड़क को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय कृषि का विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, भारतीय कृषि का अधिकांश भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहता है। भारतीय कृषि का अधिकांश कृषि कार्य पशुओं पर निर्भर रहता है। कृषि जीविकोपार्जन की साधन मानी जाती है। भारतीय कृषि महत्वपूर्ण विशेषताओं जोत इकाइयों और अधिक इकाइयों की अधिकता एवं उनके आकार कम होना है। अगला पॉइंट है, भारत कृषि में जोत के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल खंडों विभक्त और सभी खंड दूरी पर स्थित है। अगला पॉइंट है, भारतीय कृषक गरीबी के कारण खेती पूंजी में कम निवेश करता है। तो ये भारतीय कृषि के कुछ विशेषताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भू निम्नीकरण को कम करने का उपाय सुझाएं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, कृषि भूमि की गुणवत्ता में गिरावट को भूमि क्षारण या भू निम्नीकरण कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भू निम्नीकरण किसे कहते हैं। तो जो कृषि योग्य भूमि होता है उसका गुणवत्ता में गिरावट हो जाता है, मतलब वो कम उपजाऊ हो जाता है, तो उसको भू निम्नीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका कम करने का उपाय निम्नलिखित है। ठीक है, इसके कम करने का उपाय कुछ देख लेते हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन और उत्खनन गतिविधियां भू निम्नीकरण के लिए ज़्यादा उत्तरदायी है। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन और उत्खनन ये भू निम्नीकरण के उत्तरदायी हैं। तो इसका कम करने का उपाय, इन गतिविधियों को पहचान कर उस पर नियंत्रण करने से भू निम्नीकरण कम होगा। वन रोपण और आशाय पेटियों का रोपण और रेत के टीलों को स्थिर करने से भू निम्नीकरण कम हो सकता है। तो यही कारणों को हम कम करके भू निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताएं। मतलब ग्रामीण बस्तियों का आकृति कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले रैखिक प्रतिरूप। रैखिक प्रतिरूप कोई सड़क, रेल लाइन या नदी के किनारे बसा हुआ, मतलब ये कोई सड़क रेल लाइन चल गया और उस पर ये साइड में कोई बस्ती बसा हुआ है, तो उसको रैखिक प्रतिरूप आकृति का बस्ती कहते हैं। ठीक है, आयताकार प्रतिरूप। आयताकार जानते हैं, इनका निर्माण समतल क्षेत्र में होता है जहाँ सड़कें दूसरे समकोण पर काटती है। मतलब कोई सड़क ऐसे जा रही है तो यहाँ पे कोई बस्ती बसा हुआ है, तो उसको आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, वृत्ताकार, इसमें किसी तालाब अथवा झील के चारों ओर बस्तियों का निर्माण होता है। किसी तालाब या झील के चारों ओर जो बस्ती होता है, कोई बस्ती होता है, तो उसको वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। और भी लिख सकते हैं लेकिन इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कुछ इस प्रकार, आप देख लीजिए और इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, मनुष्य के प्रकृतिकरण का अर्थ है मनुष्य और प्रकृति के बीच संपूर्ण सामंजस्य। मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं। जब तकनीकी विकास का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का था, तब प्राकृतिक मनुष्य थे जो प्रकृति को सुनते थे, उसके कोप से डरते थे और उनकी पूजा करते थे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन करें। तो पहला कारक है धरातल। धरातल जनसंख्या वितरण का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो 9/10 पूरे विश्व का भाग का 600 से भी कम ऊंचे वाले जगह पे रहते हैं पृथ्वी के। तो धरातल इम्पोर्टेंट है, धरातल प्रमुख कारण है विश्व की जनसंख्या वितरण का। दूसरा कारक है जलवायु। जलवायु अच्छा रहेगा तभी वहाँ पे ज़्यादा आदमी रह सकेंगे। ठीक है, और तीसरा है जल आपूर्ति। जल आपूर्ति इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और वनस्पति के लिए भी जल बहुत जरूरी है। तो जहाँ जल आपूर्ति ज़्यादा अच्छा से रहेगा वहाँ पे। और चौथा है सरकार की नीतियाँ। पांचवा है खनिज पदार्थ और औद्योगिकरण। इसका आंसर आप इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करिए। ठीक है, तो इसका कुछ आंसर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ठीक है, और चावल को उत्पादन करने के लिए 24 डिग्री सेल्सियस की उच्चतम तापमान, 100 सेंटीमीटर की बारिश की ज़रूरत होती है और यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वगैरह वगैरह जगह में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इसका आंसर देख सकते हैं, इसका वितरण किस प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है
सिंचाई स्रोतों का वर्णन करें। तो सबसे पहला टॉपिक है जो सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। भारत के अधिकांश भाग में वर्षा काफ़ी कम होती है जो कृषि उत्पादन के लिए अपर्याप्त है। मतलब भारत के बहुत जैसे क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है, तो उसके लिए सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देश में कुछ ही महीनों में वर्षा होती है और बहुत से ऐसे महीने हैं जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, उस समय पे सिंचाई किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह आप लिख सकते हैं सिंचाई के इसमें से प्रमुख स्रोत कुआं, नलकूप, नदी, तालाब, झील, बांध और नहरें हैं। ठीक है, भारत के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। जब घरेलू रूप से उत्पादन घरेलू खपत से अधिक हो जाता है तो एक दूसरे देश के साथ अधिनिवेश और व्यापार कर चुना जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसका कुछ राष्ट्र आर्थिक विकास का मापदंड कुछ इस प्रकार है, आप बोर्ड स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है। तो गाइस अच्छा लगा हुआ तो लाइक वीडियो को कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप इसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में ज्योग्राफी के लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं इस चैनल में। तो आप यदि इन फ्यूचर ज्योग्राफी ऑनर्स करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आप हमारे चैनल पर जाके देख भी सकते हैं कि ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे कंटेंट अपलोड किए जा चुके हैं और बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भारत के चित्र में दर्शाना है कोची, प्रायद्वीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम और मुंबई को। तो चलिए इसको दर्शा देते हैं। तो ये रहा हमारा भारत और इसमें देखिए दर्शाया गया है। ए में कोची यहाँ पे है और बी में प्रायद्वीप दिया गया है जो यहाँ पे है स्थित है, और सी कोलकाता जो यहाँ पे स्थित है, डी विशाखापट्टनम यहाँ पे है और ई मुंबई यहाँ पे है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर बाद में। ओके।